हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। पाठशाला ऋषिकेश कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर के आया है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी, डिफेंस हो, उत्तराखंड स्टेट सर्विस एग्जाम्स, बैंक के लिए न्यू बैच। आफ्टर 12th अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आफ्टर 12th से लेकर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में पाठशाला ऋषिकेश वेलकम करता है आपका। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी जानकारी है वो दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट का 25वां प्रैक्टिस सेट यहां पर करेंगे। आपको ध्यान देना है कि ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए है। हालांकि आप जीएस की प्रिपरेशन तो किसी भी एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा और आप हमारे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और यूट्यूब चैनल पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और याद रखिए ये पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप 100 क्वेश्चन देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन रखने जरूरी हैं, ताकि ये प्रैक्टिस सेट बने आपके लिए अचूक और आपकी नौकरी लगे 110%। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की आंसर की। ये प्रैक्टिस सेट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से फ्री ऑफ कॉस्ट हर सैटरडे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि या फिर व्यंजन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में या अलग अलग तरीके के आपने प्रैक्टिस सेट्स में बहुत बार देखा होगा। तो ये है ऑप्शन बी आपका, लिपि। ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। इनकी जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो विराम चिन्ह बहुत सारे अलग अलग तरीके के विराम चिन्ह होते हैं और कर्णवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है आपके ऑप्शन डी, अर्धविराम का। कौन सा? अर्धविराम। यहाँ थोड़ा अर्धविराम ठीक से, और अर्धविराम का चिन्ह बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय। तो ऑप्शन बी आपका कृत प्रत्यय इसका आंसर होगा। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। तो देखिए, सरल, साधारण, सामान्य वाक्य, एक उद्देश्य और एक ही विधेय, ऑप्शन सी। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? तो ऑप्शन बी आपका अरबी भाषा का शब्द है वकील। ठीक है, मैं पहले भी आपको बहुत बार एक कविता बता चुका हूँ। अजब अदा आदत आदमी की, कुर्सी में कलम किताब, खबर कातिल औरत की, आखिर गैर गरीब औलाद, अल्लाह एहसान लियाकत की, दुनिया शराब जुलूस में, नतीजा किस्मत की कीमत का, जिक्र तमाम अदालत में, अक्ल आखिर तकदीर में। ठीक है, इसके आगे भी बहुत से शब्द हैं। ये अगर आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से ये सब बताऊं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, यहाँ अपने आप का प्रयोग हुआ है निजता के लिए, मतलब खुद के लिए। तो ऑप्शन सी सीधा सरल आंसर, निजवाचक सर्वनाम। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं? तो देखिए, विशेषण क्या होता है? तो किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष्य। देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 विशेषण है। यानी कितने विशेषण है? 4। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। 4 विशेषण है और विशेष्य कितने हैं? तो 1, 2 विशेष्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 4 विशेषण और 2 विशेष्य। मूल आक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। संयुक्त धातु, द्विक्रमक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु? तो मूल आक्रमक धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है जी। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, एकदम सही। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी, विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ या फिर कपूर। तो अब्ज शंख भी होता है, अब्ज का मतलब चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है, तो ऑप्शन सी मेघ इसका उत्तर होगा। ठीक है, मेघ होता है अंबोदर, पयोद, जलद, ये सब क्या है, मेघ के पर्यायवाची है। उन्मूलन का विलोम है अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। तो उन्मूलन, उन्मूलन किया गया यानी हटाया गया, तो इसका विलोम बनेगा ऑप्शन सी आपका रोपण। ठीक है, लगाना, रोपण मतलब लगाना, रोपाई जो होती है, आजकल हम धान की खेती की रोपाई कर रहे हैं। ठीक है, विशीख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशीख का क्या अर्थ होता है? तो विशीख का अर्थ होता है ऑप्शन बी आपका बाण। पगड़ी रख, घी चख, लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज होकर कुछ पाना या बदनामी से बुरी नेक नामी। तो ऑप्शन सी आपका इसका उत्तर होगा निर्लज होकर कुछ पाना, क्योंकि पगड़ी मतलब पगड़ी क्या है, सम्मान है। आपने पगड़ी रखकर घी खा लिया यानी कुछ ले लिया है, तो निर्लज होकर कुछ लिया है आपने। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युगम है? महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, इक्ष, ईख। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आपका अक्षवाट, अखाड़ा। ठीक है, महूक का होता है, महूक महूक नहीं होता लेकिन, ठीक है, आद्रक के ऊपर र की मात्रा लगी, इक्ष का होता है इखू, क्या होगा, इखू। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमुदिनी। तो देखिए ऑप्शन ए और सी तो शायद से इसमें सेम हो गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आंसर है ही नहीं। आंसर है ऑप्शन बी आपका कुमुदिनी। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संचित सुवंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कितना सरल है, देखिए अलंकार से क्वेश्चन। उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास में भी कौन सा? तो वृत्यानुप्रास। कौन सा? वृत्यानुप्रास। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका को मतलब कह सकते हैं आपकी इसी पत्रिका के बाद हिंदी को खड़ी बोली जो है हमारी उसको एक नया आयाम मिला, और ये बनेगा आपका ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और उसके बाद से ही द्विवेदी युग का जन्म शुरू हुआ। ठीक है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? गबन, गोदान, निर्मला या सेवा सदन। तो ऑप्शन सी आपका निर्मला इसका आंसर होगा। निर्मला देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ किस पे आधारित है, तो अमेल विवाह पर। तो अमेल विवाह पर ही होगा जब दहेज की बात होगी। गोदान कृषक जीवन पर आधारित है। गबन घोटाले से, सेवा सदन भी उनकी एक रचना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखिए पीछे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नमक का दारोगा भी इनकी एक क्या है, भ्रष्टाचार पर आधारित है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। डैश पीकर कोयल अपने डैश पे जाकर बैठ गई। तो डैश पीकर यानी नीर, नीड़, नीर। तो नीर, नीड़ वाले ऑप्शन दोनों बाहर करेंगे सबसे पहले। तो पिएगी क्या? नीर। तो नीर पीकर अपने नीड़, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी नीर पीकर अपने नीड़ पे जाकर बैठ गई। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब बात करते हैं उत्तराखंड के। तो पहला क्वेश्चन है ऊटी बैंक लूट कब हुई थी? तो ऊटी बैंक लूट हुई थी आपकी ऑप्शन सी 1933 में। बच्चू लाल भट्ट, कौन? बच्चू लाल भट्ट ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। श्रीनगर में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार आता है क्वेश्चन। ऑप्शन डी स्ट्रेची ने करवाया था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जो सस्पेंशन पुल है वो क्या होता है? स्ट्रेच होता है थोड़ा, यानी खिंचता है, तो स्ट्रेची ने करवाया था। एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक रोहित चमोली ने दिलाया।
दिल आया नहीं, दिल आया होगा ये, वह किस जिले से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपके ऑप्शन ए टिहरी से। सूरगेन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सूरगेन नामक त्योहार मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? पिछले साल ही ये मनाने की घोषणा की गई। और कब? तो ये मनाने की घोषणा की गई 16 अगस्त 2021। उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला कब आया था? ठीक है, 5 मार्च 2020, 10 मार्च 2020, 15 मार्च 2020 या फिर 20 मार्च 2020। तो 15 मार्च 2020 को पहला केस आया और इसके बाद से सभी संस्थान वगैरह जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन थे सब बंद कर दिए गए। उत्तराखंड के डिजिटल रेडियो ऐप का नाम क्या है? अपनू रेडियो, ये रेडियो, ओहो रेडियो या पहाड़ रेडियो? तो ऑप्शन सी ओहो रेडियो इसका नाम है। आरजे काव्या, आरजे काव्या इसे होस्ट करती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है? नैनीताल, औली, हरिद्वार या फिर देहरादून? हो सकता है बहुत बच्चों ने हरिद्वार इसका आंसर करा हो, पर यह गलत है। आंसर इसका देहरादून। 52 गढ़ों में से एक उप्पूगढ़ का सरदार कौन था? कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन बी कफ्फू चौहान, जिसे हराया था किसने? अजय पाल ने। किसने हराया था? अजय पाल ने। और फिर इन्होंने अजय पाल को कहा था कि वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। ये खुद को ले इनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। ये कफ्फू चौहान का एक प्रसिद्ध कहावत है, ये कहन कथन है। गूंथ, गूंथ नहीं होगा, ये गूंठ होगा। ठीक है, गूंठ भूमि का अर्थ है मंदिर को दान की गई भूमि, रक्षा सेवा के लिए दी गई भूमि, सिविल सेवा के लिए दी गई भूमि, चराई चारागाह भूमि के लिए दी गई भूमि। तो सीधा सरल आंसर है, बहुत बार आता है ये, मंदिर को दान दी गई भूमि। इसे दूसरा नाम क्या बोलता है? तो इसे दूसरा नाम बोला जाता है विष्णु प्रीति। ठीक है, 1858 में नैनीताल में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च किसने स्थापित किया? तो ये भी बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। तो ये किया था ऑप्शन बी डी आपका विलियम बटलर ने। ठीक है, तराई सुधार कोष की स्थापना 1883 में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो देखिए 56 से 84, 1856 से 84 तक कार्यकाल था किसका? हेनरी रैमजे का। ठीक है, किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसे याद कैसे कर सकते? तो उसने गढ़वाल के लोगों की खुशियों पर भी फतेह कर ली थी। तो ऑप्शन ए फतेह शाह। 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश गढ़वाल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या फिर उत्तरकाशी? तो देखिए टिहरी तो बिल्कुल नहीं था, तो जिसमें ऑप्शन 4 किसमें नहीं है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, तो इसमें भी 4 है, तो ये भी बाहर, तो बचा सीधा सरल 1, 2 और 3। ठीक है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? माणा दर्रा, सांग चोकला, लास्पा या फिर कालिंदी? ठीक है, तो ये जोड़ता है आपका ऑप्शन बी सांग चोकला। सांग चोकला, नेलंग, थांगला, मुलिंगला, मुलिंगला। ठीक है ना, माणा दर्रा, चमोली और तिब्बत के बीच कालिंदी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस नदी बेसिन में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? किसमें है? तो यह है आपका टॉन्स में। और बात करेंगे सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो वह है काली का, और सबसे अधिक प्रवाह तंत्र है अलकनंदा का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। तो ये स्थित है देहरादून के FRI परिसर में। 1938 में इसकी स्थापना हुई और 1985 में इसको इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? तो कौन करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी आपकी राजी। धगुला आभूषण या धगुली भी बहुत बार से बोलते हैं आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कमर, नाक, हाथ या फिर सिर? तो ये पहना जाता है आपका ऑप्शन सी हाथ में। ठीक है, धगुली हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में पहना भी हो। देहरादून जिले में सौंग वैली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, प्लेसर सोना, संगमरमर या फिर ग्रेफाइट? तो ये प्रसिद्ध है ग्रेफाइट के लिए। सौंग किसकी सहायक है? तो सौंग सहायक है गंगा की, जो रायवाला में गंगा से मिल जाती है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, या जिसे आयुष्मान कार्ड भी बोलते हैं आप, ये स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, जिसके तहत गोल्डन कार्ड और हेल्पलाइन नंबर 104 की शुरुआत की गई, वह किस वर्ष में शुरू किया गया? ठीक है,
तो ये किया गया था 25 दिसंबर 2018 को। कहाँ? उत्तराखंड में। FSSAI, ठीक है, जो खाने का उत्पादक देती है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है ऑप्शन बी, देहरादून में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी आपका, ए, रानीखेत में। उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके ऑप्शन बी, PK जोशी को। ठीक है। किसने 19वीं नेशनल फेडरेशन कप में जूनियर 2020 हो गए में 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता आपके ऑप्शन ए, अनु कुमार ने। यमुना घाटी से गंगा घाटी तक जाने के लिए किस पर्वत श्रृंखला को पार करना होता है? तो ये करना होता है आपका ऑप्शन ए, राडी का डांडा। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व है? ठीक है, तो देखिए आप कोई सा भी कोना पकड़ लीजिए इसको आंसर को निकालने के लिए, पूर्व या पश्चिम। तो हम पूर्व पकड़ लेते हैं। तो सबसे पूर्व में होगा पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में है अस्कोट। तो ये दो भार हो गए वैसे ही, तो अस्कोट। ठीक है, फिर अस्कोट के बाद आएंगे बिनसर महादेव, अल्मोड़ा, तो दोनों में बिनसर है। फिर नंदा देवी, और ये तो हम आएंगे किस पे? केदारनाथ पे। ठीक है ना, और फिर केदारनाथ। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ठीक है, देखिए एक जगह क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है, किस किस का नाम है? तो ये नाम उल्लेखित है शिवदत्त, शिवपाली दत्त और हरिदत्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। आज अगर आपको याद नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही इसे याद कर लीजिए ताकि दोबारा जब आइए तो गलत ना हो। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये की गई थी टिहरी के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी। सामान्य तौर पर उत्तराखंड का प्रवाह तंत्र है कैसा है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, द्रुमाकृतिक। ठीक है, द्रुमाकृतिक मतलब होता है जब बहुत सारी नदियां आपस में इस तरीके से मिलती हैं तो उसे बोलते हैं, पेड़ की शाखा की तरह बनती है तो उसे बोलते हैं द्रुमाकृतिक। शिवालिक और लघु हिमालयी श्रेणियों के मध्य विद्यमान भ्रंश रेखा को कहा जाता है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट। तो ये बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT जिसे हम बोलते हैं। याद करने के लिए क्या करते हैं? MBT। ठीक है, और MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आती है किसके बीच में? तो ये आती है ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, और हिमालयन फ्रंट फॉल आता है शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में। हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? तो देखिए ये योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पहाड़ों पर बसाने के लिए। तो क्यों? ताकि पलायन रुक सके, यानी ऑप्शन डी, पलायन रोकने से है। गोरा पड़ाव नामक स्थल राज्य में कहाँ है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, हल्द्वानी में। दीवारों पर ओखलियों के निशान किस पर्वत पर मिले हैं? खैट पर्वत, हाथी पर्वत, त्रिशूल पर्वत या शुंभ निशुंभ पर्वत? तो किस पर मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके ऑप्शन ए, खैट पर्वत पर। धनिया बुग्याल स्थित है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए आज। ठीक है, तो धनिया बुग्याल स्थित है आपका ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। दिदुरी ताल स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह है स्थित आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। किस राजा को उसके विश्वास पात्र धनीराम द्वारा धोखा दिया गया था? तो देखिए जय को हुई थी विजय, यानी ऑप्शन ए, जयकृत शाह। सुखरो देवी मंदिर स्थित है। तो सुखरो देवी मंदिर स्थित है आपका, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, कोटद्वार में। बुगडेश्वर गुफा स्थित है चमोली, टिहरी, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़? तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन बी, टिहरी। पुराणों में कीचक वेणु किस वृक्ष का नाम है? ठीक है, तो ये नाम है आपका ऑप्शन बी, रिंगाल। ठीक है, ये थे उत्तराखंड हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। साथ ही साथ इस पेपर की जो कट ऑफ है वो भी आपको जीएस वाले सर 100 क्वेश्चन होने पर बताएंगे। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया
61 क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। देखिए उत्तराखंड में हिंदी माध्यम का बोलबाला है, जिस कारण से क्वेश्चन हिंदी में रखे गए हैं। अन्य एग्जाम्स के लिए इनको हम बाइलिंगुअल करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए जब हम पृथ्वी को हमें समझना होता है तो हम 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं क्या हैं, ये किसी और लेक्चर में हमने, ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने बताई हुई हैं और भविष्य में हम बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि इस तरह से लेटी हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको 0 डिग्री कहते हैं अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूडनल जो लंबी रेखा खींची गई है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं पृथ्वी को, जबकि जो देशांतर रेखाएं वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं पृथ्वी को। बोला ये कहां पर मिलती, इनका मिलने का पॉइंट कहां पर है। 4 ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए थे इसी हिसाब से आपको करना था आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं ये रेखाएं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप वर्ल्ड मैप बनाएं और एस आकार का जो आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, वहां पर ये अवस्थित हैं, वहां पर ये मिलती हैं। आगे सुनिएगा भैया, फ्री प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लो। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपको पहले फ्री दे दिया गया है। कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पर 1000 लोग होने वाले हैं हमारे साथ और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और वहां पर रोज रात को क्विज होती है, तो शुरुआत करना ना भूलें। देखिए अगर आप 2 महीने भी वहां पर जुड़े रहेंगे ना और रोज 100 क्वेश्चन करेंगे तो देखिए आप 60 दिनों में 100 क्वेश्चन के हिसाब से कितना सारा डेटा इकट्ठा कर लेंगे। पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, यहां से आपको रोज शनिवार सुबह मिलता है फ्री प्रैक्टिस सेट। डाउनलोड करो, देखो और उसकी आंसर की का आनंद लो हमारे साथ। अगला क्वेश्चन 62, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ये कहां पर अवस्थित है, अलास्का में, हवाई में, इटली में या जापान में। तो देखो जो हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड अफ्रीका अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे प्रशांत महासागर में है। ये कहां पर है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है, वहां पर क्या मिलता है, मोनोलोआ। ठीक है। इटली का सिसिली द्वीप, इटली का सिसिली जो द्वीप है वहां पर मिलता है माउंट एटना। माउंट एटना जो है वो एक ज्वालामुखी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह से फ्यूजियामा, इसी तरह से जो फ्यूजियामा है वो मिलता है जापान में। क्या आपको ये समझ आ रहा है? आसान क्वेश्चन है। फिर से देखो, 2x पे लगा के देखो। अगर हम समझाने में थोड़ी देरी करते हैं तो ये आपके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन आपको जल्दी है तो और जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चारों ऑप्शन में आंसर करो मेरे भाई, आंसर करो, नोट कर लो आंसर, ये भी ध्यान दो। और इसी के साथ आप देखें तो अगर मैं कहूं, है ना, भारतीय 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 या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगर इसकी भी मैं बात कर दूं तो आप मुझे बता पाएंगे कहाँ है। तो आपने सुना होगा कटक। कटक कहाँ, बोलो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये वाला जो इंटरनेशनल है ये है मनीला में। कहाँ है, मनीला में है। बहुत ध्यान से पढ़ो, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से नए चेंजेस के साथ आपके सामने लाए गए हैं। आगे देखो 64 क्वेश्चन, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो अगर इसको हम देखें और समझने की कोशिश करें, व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो देखो जो अटलांटिक महासागर ही है वही ऐसा आकार का, वो जो उत्तरी हिस्सा है उसका उत्तरी हिस्सा है वही सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलिए और समझिए। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो देखो वायुमंडल की जो परतें होती हैं, वायुमंडल की जो परतें होती हैं जिसमें एक होती है क्षोभ मंडल मेरे भाई, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल और उसके बाद आयन मंडल। इसी की हम बात कर रहे हैं। बस यहीं पर संचार उपग्रह सैटेलाइट को रखा जाता है, अवस्थित किया जाता है आयन मंडल को, और उसके बाहर चले जाओ तो होता है ब्रह्मंडल। आंसर हो जाएगा आयन मंडल,
आयन मंडल हो जाएगा इसका आंसर। याद रहेगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको भविष्य में पढ़ाया जाएगा। आगे देखो, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है ना, ब्लड रेन कहा जाता है, रुधिर वर्षा होती है। इटली, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, कहां पर होती है? तो इटली, इटली में होती है, इटली में, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इटली। रोम, रोम में क्या है भैया? रोम में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है FAO में, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। अगर फ्रांस की बात करूं तो क्या आपने नाम सुना है इंटरपोल? इंटरपोल का नाम सुना है आपने, फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। अगर स्पेन की बात करूं, स्पेन मैड्रिड, मैड्रिड का नाम सुना है। अगर आपने स्पेन मैड्रिड का नाम सुना है तो यहां पर विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, पर्यटन संगठन का क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या आप ये याद कर पाओगे? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर इसका बच्चा बच्चा जानता है, आप तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ध्यान से दो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, SI का एग्जाम, तुम अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो भाई तुम्हारे रास्ते में, इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, रास्ते में तुम हो, बस मंजिल अब बस पेपर होने की देरी है। जुड़े रहो पाठशाला ऋषिकेश के साथ। बोला, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो देखो, अगर ठीक ठाक तरीके से भारत के मैप को समझा जाए तो इसी को पूर्वी घाट कहते हैं और इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं, समाज इसे जानता है। अगर हम ये वाला हिस्सा जाने और ये वाला हिस्सा जाने तो ये जहां पर मिल रहे हैं इसी को हम नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए देखिए, हमने एक PDF उपलब्ध कराया है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर वो PDF है मेरे भाई, उसको देखो, उसमें मैप है और ये सारी अवस्थितियां उसमें हमने लगाई हैं। आगे आओ। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? देखो, भारतीय का राष्ट्रीय आय की बात यहां पर हो रही है। राष्ट्रीय आय को ही NNP कहा जाता है। ये क्या है? ये है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ये है राष्ट्रीय आय। आ रही है बात इतनी समझ में आपको? सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा रंग आज चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय को ही NNP MP में मापा जाता है 2015 से, जिसका आकलन करता है CSO। आकलन कौन करता है? CSO करता है। CSO कौन है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 2 मई 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। उम्मीद है समझ आया होगा। तो सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, 1863 के आसपास की ये बात है। इन्होंने कहा 20 रुपए है भारत की एनुअल राष्ट्रीय आय, वार्षिक आय, समझ रहे हैं आप? ये राष्ट्रीय आय है। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम हर कोई जानता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही होगी। आगे देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, इसका मतलब उसका कैलकुलेशन कौन करता है? तो देखो, कई बच्चों को है कि सर ये CSO आंसर होना चाहिए या NSSO होना चाहिए। तो देखो, आंकड़ों का प्राकलन करने के लिए डेटा को जो कलेक्ट करता है वो भाई साहब हैं ये, ठीक है। लेकिन जो जारी करता है, जो डेटा करता है, कैलकुलेट करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आ गया हो काली क्रांति। आज इस क्वेश्चन को बहुत स्पेशली समझो मेरे भाई, गलती करवा दी थी हमसे थोड़ी सी किसी ने, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं और बहुत ध्यान से आपको समझा दूं कि देखो क्या है आंसर इसका, ध्यान से समझना। देखो, एक होता है काली क्रांति, एक होता है कृष्ण क्रांति, क्रांतियां तो बहुत सारी हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल से। किससे है? बायोडीजल से। लेकिन जो काली क्रांति यहां पर है, इसका आंसर है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है काली क्रांति। मत्स्य उत्पादन से मत्स्य क्रांति, कोयला उत्पादन से नहीं, सरसों उत्पादन से सरसों उत्पादन, तिलहन प्रौद्योगिकी या तिलहन क्रांति से आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कंफ्यूजिंग हो जाए, कई बार ऐसा होता है, देखो संभावना रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं।
भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी पाई जाती है। देखो ये थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है, आपको पता है भारत में बेरोजगारी के प्रकार तो ये सभी प्रकार हैं, वैसे तो दो और प्रकार में गिना सकता हूं लेकिन अभी रहने देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमिया बेरोजगारी होता है, बिल्कुल आपने सुना होगा। अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी होती है, ये सवाल है आपके सामने कि अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है भारत में। तो मेरी बात ध्यान से समझना, होता क्या है हमारे यहाँ, एक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जो हर तरह पे संरचना में जब परिवर्तन होता है उसकी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। संरचना में कैसा परिवर्तन होता है, देखो ऐसा होता है जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसकी हमें जरूरत है उस तरह की लेबर फोर्स हमारे पास नहीं होती। आप उसको कह सकते हो कि स्किल्ड नहीं है क्या, बिल्कुल स्किल्ड नहीं है, लेकिन संरचना में जो चेंज हमारे यहाँ आया है 1991 से लेकर 2022 तक, उसके लिए जो हमारे पास स्किल्ड लेबर है उस प्रकार की बेरोजगारी भारत में ज्यादा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी पर्टिकुलर फील्ड में होती है। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो किसी मामले में किसी उद्योग के लिए है, लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे देखो, ट्राइसेम कहा गया कि ट्राइसेम क्या है। देखो ये जो ट्राइसेम कार्यक्रम है ना, ये एक समस्या का विषय है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। ये 1979 में शुरू किया गया कार्यक्रम था, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में। ये रूरल डेवलपमेंट से स्टार्ट किया गया एक कार्यक्रम था। किस डेवलपमेंट से, रूरल डेवलपमेंट से कार्यक्रम था। तो ग्रामीण विकास से संबंधित था। पुराना क्वेश्चन है, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। शुरुआत में ये एससी और एसटी के लिए था, बाद में ये सबके लिए इसको लाया गया। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था फॉर रूरल यूथ के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी गई जानकारियां देनी थी। आ रही बात समझ, बहुत ही प्यारा सुंदर सवाल ये है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से कुछ बातें समझना। बोला अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना किस वर्ष की गई। तो क्वेश्चन बड़ा आसान, जवाब भी आपने दे दिया होगा, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर भारती की बात हो रही है तो क्यों ना हम बात करें कि दक्षिण गंगोत्री भी तो कुछ था सर। दक्षिण गंगोत्री था, बिल्कुल आपको याद आया। और आपको अगर दक्षिण गंगोत्री याद आया तो मैत्री भी याद कर लो, बस इतना अगर याद आ जाए तो काम हमारा तो हो गया। बोले दक्षिण गंगोत्री कब, भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था जो 1983 में था। मैत्री कहां था, तो मैत्री 1988 में था। ये कुछ चल रहा था। तो बोले भारती पूछा है तो भारती तो यहां है। आ रही है इतनी बात आपको समझ में, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर आप ये कर पाए तो आप कर पाते हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी कुछ इशू हो जाए तो भी उनको देखते रहना चाहिए और चीजें चलती रहनी चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस भी चेक कर लेंगे, एक बार इसको क्रॉस भी चेक कर लेंगे कि ये क्या है, क्या गलती इसमें हो सकती है या क्या चीजें हैं। जिस तरह से भी हो आपको ये क्वेश्चन देखना है तो एक बार क्वेश्चन जरूर देखिएगा और ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसको क्लियर करने में ज्यादा फायदा है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी यहां पर, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या है अंटार्कटिका में। अगर हम आगे चलते हैं, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू को देख रहा था मैं, ताकि वो भी सही हो जाए। आगे चलते हैं, अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है, क्या कार्यकाल है। देखो हुआ क्या, इसमें जो ऑप्शन थे ना मेरे भाई वो गलत हो गए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज रख लिया है। ऑप्शन क्या गलत हो जाते हैं, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हमसे हो जाता है, कभी कभी आपसे हो जाता है दोस्तों, किसी से भी हो सकता है। मजे की बात तो ये है, तो हो गया है गलत, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन की भावना को समझेंगे। देखो जो वित्त आयोग है, सबसे पहले यहां पर समझो, जो ये वित्त आयोग है जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं, जो सेंटर और स्टेट के बीच पैसों का बंटवारा करता है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 280 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति इसे बनाता है, 5 वर्ष के लिए बनाता है, 5 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष के लिए बनाता है मेरे भाई तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। तो पहले बने होंगे, पहले नाम था केसी नियोगी, जो कौन थे, पहले थे। और वर्तमान में 15वें चल रहे तो बोलोगे एनके सिंह है।
एनके सिंह हैं। इतनी बात तो आपको समझ आ रही। अगर आपको इतनी बात समझ आ रही तो भैया इनको बनाया गया था 2021 से 2026 तक के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए। अगर मैं इस ऑप्शन में 26 कर लूं, अगर मैं इस ऑप्शन में 26 कर लूं तो बात यहां हो जाएगी। बस इतनी सी मिस्टेक की वजह से इस क्वेश्चन को भैया कैलकुलेट मत करना, 99 क्वेश्चन में से गिन लेना, काम आसान हो जाएगा। आगे आ जाओ मेरे भाई, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन, नेपोलियन किस देश से रिलेटेड था? नेपोलियन के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं, बता सकते हो क्या? बहुत ही अच्छी बात होगी, बता दोगे तो। भारत में समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इन्हीं भाई साहब को एक नाम और दिया जाता था, देवगुप्त। ये हम आपको जानकारी के तौर पर एक्स्ट्रा बता देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अशोक महान, आप सभी जानते हैं, अशोक महान को देवनाम प्रिय इन्हें कहा जाता था। ठीक है, देवों के प्रिय, देव नाम प्रिय इन्हें कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है समुद्रगुप्त को। नेपोलियन किस देश से था मेरे भाई? अगर इन्हें जान जाओगे तो बहुत ही अच्छा। ये थे फ्रांस से, जिसे फ्रांस कहते हैं। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन क्या है? तो देखो, जो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि थे, इन्होंने दिया था सांख्य दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन जो था वो दिया था ऋषि गौतम ने। तो ये कुछ सामान्य बातें जो आपको याद रखनी है और समझदारी से काम लेना है। आंसर है कपिल। आगे चलते हैं। 77 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो देखो, जो ऑप्शन है उस हिसाब से काम करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो गंग वंश के नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। जो गंग वंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, गंग वंश के नरसिंह वर्मन ने। आ रही बात समझे? खजुराहो का मंदिर चोलों से संबंधित है, माफ करना। ठीक है, खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेलों से संबंधित है। ठीक, सबसे पहली बात ये। ऊपर से बात ये है कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मानो उपाधि धारण की थी, यानी कि उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। आप याद करेंगे उस शासक का नाम जिसने बाजार व्यवस्था लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने बाजार के लिए नियमावली तैयार की थी। ये सब एमबीटी भाई साहब ने राजधानी बदलने का काम किया था। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सबसे बड़ी बात, कौन सी मुद्रा चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। याद रहेगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आपको याद रहे। आगे चलिए। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार भी मूवी पद्मावत देखा है तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो जाएगा। मारो, इसका आंसर तुम ही बता पाओगे एकदम। ये नंबर तो लूटने वाला था, इसको लूट लो। राणा रतन सिंह जाना जाता है, यही सच्चाई है। आगे चलते हैं। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? कहा जाता है। देखो, जौनपुर को सजाया धजाया और बनाया सिराज, तो जौनपुर जो यूपी में है उसे कहा जाता है भारत का सिराज। वहां पर एक शर्की वंश का शासन था, उन्होंने इसे सजाया था, उन्हीं को सिराज कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे सिराज पड़ा है। आ रही बात इतनी समझ में? आगे चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवीज आई हैं, उन्हीं में से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि उन्होंने बोला कि भैया मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए, राजस्थान की यहां पर बात हो रही, मारवाड़ की बात हो रही है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी वही व्यक्ति जिसने रुपया चलाया एज अ करेंसी पहली बार, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना प्यारा और सुंदर क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कब ये इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई? 1600 में हुई। 1609 में और 1613 में इन्होंने कोशिश किया कि हम क्या कर लें, सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की बात करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही
होगी। आगे चलो, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन भाई साहब आते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के अधिकारी आते हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। और ये जो इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था किसने चलाई थी मेरे भाई? इजारेदारी व्यवस्था चलाई थी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इस व्यवस्था को बदल करके उन्होंने बनाया इसे परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के साथ। इसी व्यवस्था का दूसरा नाम था जमींदारी व्यवस्था। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? देखो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें हिला देंगे अगर तुम पहली बार कर रहे हो। पढ़ करके बैठो, पढ़ करके बैठो और समझने की कोशिश करो कि हम कैसे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। जितने बच्चों ने वुड डिस्पैच पे टिक मारा तो तुम हो जाओगे गलत। चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 1 लाख रुपए की बात की गई। तो वुड डिस्पैच क्या है? इसे एजुकेशन का, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। वुड्स का डिस्पैच 1854। उम्मीद है ये भी आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, बस जैसे ही देखोगे। देखो, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में, अगस्त 8 अगस्त को। ठीक है, पहली बात तो ये। इनकी मृत्यु के बाद स्वराज सभा नाम रखा ऑल इंडिया होम रूल लीग का। होम रूल लीग जो इन्होंने स्टार्ट की थी अप्रैल 1916 में। ठीक है, और एक और नाम जोड़ा जाता है, कहा जाता है एनी बेसेंट। क्या नाम जोड़ा जाता है? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने की थी भैया सितंबर 1916 में। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आ रही होगी। जल्दी जल्दी हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं इस प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, यही सच है। अगली बुक देखो, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो अगर आप ये बुक देखें, नाम देखें और ऑप्शन देखें तो आपको एक बात याद आएगी। जब ये अयोध्या वाला 6 दिसंबर 1992, आप सबको मालूम बाबरी मस्जिद को गिराया गया, या शायद बाबरी मस्जिद थी नहीं, तो जो भी इसमें मामला रहा हो वो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, अयोध्या 6 दिसंबर 1992। तो भैया ये उस समय के प्रधानमंत्री ने बुक लिखी है, पीवी नरसिम्हा राव जी ने बुक लिखी है। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? हालिया दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू हमारी महामहिम राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं हाल ही में। वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, महिला बोले तो, और महिला कहें तो दूसरी है। बहुत ही बड़ा, संथाल जनजाति से आती हैं, उड़ीसा में पढ़ाई लिखाई उनका है, झारखंड की गवर्नर रही हैं, बहुत ही संघर्षशील महिला द्रौपदी मुर्मू हमारी भारत की राष्ट्रपति। 4 ऑप्शन जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों ने वोट दिया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने वोट दिया, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने वोट दिया, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों ने वोट नहीं दिया। तो आंसर तो ये सही है, लेकिन निर्वाचन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बात भी जान लो, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है वीटो पावर। क्या है इसका मतलब? है वीटो पावर बतानी है, वीटो पावर लगा सकता है। तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 बताता है वीटो पावर के बारे में। इससे ज्यादा अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। सस्ता और आसान क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा का विषय है। तो मेरे भाई लगातार इससे क्वेश्चन आएंगे और देखो, पढ़ो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, अगर बुलाते तो हैं राष्ट्रपति, इसमें तो कोई संदेह नहीं।
बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्ष होते हैं स्पीकर। कहां के? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। वो ना हो लोकसभा का स्पीकर, वो ना हो तो भैया लोकसभा का जो अन्य व्यक्ति जो वरिष्ठ है वो ही अध्यक्षता करेगा। यही सच है। आगे देखो, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात यहां पर हो रही है। तो ध्यान से देखना कि यह शक्ति भारत में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 124, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 214 में ये विराजमान है। इन्हीं का गठन इन्हीं अनुच्छेदों के तहत होता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? राजनीतिक दल यानी कि अगर कहें राष्ट्रीय पार्टी कहें, राज्य पार्टी कहें, क्षेत्रीय दल कहें, रजिस्टर्ड पार्टी कह दो, है ना, ये कहता है। तो देखो, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग जिसे आप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, आर्टिकल 324 में इनके बारे में है, ध्यान से पढ़ेंगे। आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा बात अभी, ठीक है। पहले अभी वाले तो आपको याद है, पहले चुनाव आयुक्त क्या आप बता पाएंगे? पहले चुनाव आयुक्त बताओगे क्या? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान वाले बताओ, वर्तमान वाले बताओ, वर्तमान का क्वेश्चन है, वर्तमान वाले बताओ, अगर याद है तो याद करो। अभी बने हैं, अभी बने हैं, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन समझो, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? मतलब अगर कोई पंचायत बनी और किसी कारण से वो भंग हो जाए, प्रधान की मृत्यु होने के कारण, गांव वाले नहीं चाहते हैं, या चुनाव में कुछ भी कारण हुआ और भंग हो गई, तो देखो कहा गया है 6 माह के अंदर नए चुनाव करवाए जाएंगे। आगे समझेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखो, जो भी सर्वोच्च है, 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म। तो देखो, संविधान हर मामले में भारत में सर्वोच्च स्थिति रखता है। संविधान को जो पावर मिली है वो मिली है भारत की जनता से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनसे मिली है हमें शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय भी, और ये बात भी कि हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। आगे देखो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ये सवाल पूछा गया है। तो देखो, आप सभी को मालूम कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में क्या हो गया था? हमारा संविधान बनकर के राज्य तैयार हो गया था। तो भैया 12 सेशन इस समय पर हुए, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बस अब कुछ ही क्वेश्चन आपको रह गए हैं, याद से देखिए, बस 5 क्वेश्चन की बात और है, आपके शानदार सवाल तैयार हो जाएंगे, आपके 100 क्वेश्चन कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएंगे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो बिल्कुल जीवी मावलंकर जो थे भारत की लोकसभा के पहले, ये पहले लोकसभा स्पीकर भी थे, ठीक है, पहले लोकसभा स्पीकर भी थे ये, और इन्हीं के खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे देखो, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो भारतीय संसद कई सारी समितियां बनाती है, उनमें से जैसे लोक लेखा समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं, कुछ होते हैं राज्यसभा से, कुछ होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15। प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, और 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से। यहां भी केवल 22 ही होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, प्राक्कलन समिति है 30। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है। बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, जाने देते हैं 5 किलोमीटर इसको, ठीक, और दाईं ओर घूम गई और 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चला दो, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर गई, बिल्कुल चली गई। अब बोला बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इतनी दूरी पर है, जो कि 10 किलोमीटर के बराबर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कांस्टेबल लेवल से बिल्कुल आसान रखा है भैया इस बार, रीजनिंग का लेवल कुछ नहीं है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इधर से भी ये भैया 16 बैठे और इधर से भी ये भैया 16 बैठे, दोनों को जोड़ दो,
32 हो जाएगा, -1 कर दो, 31 इसका आंसर हो जाएगा। समझने के लिए, रीजनिंग समझने के लिए प्रांजल कर्नाटक सर की वीडियोस देखें, रीजनिंग का पूरा कोर्स उन्होंने करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक वाइज समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? इससे सस्ता और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा और आप समझ पाएंगे। आपको मुझे बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। हम आपको आंसर बता रहे हैं, 135 जो है ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये 100 क्वेश्चन, यानी कि ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल था। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत के इतिहास में बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो अब सवाल आता है कि पहली महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सबको मालूम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ये 12वीं हमारी देश की राष्ट्रपति थी। तो इनका कार्यकाल था 2007 से 2012। बच्चा ये क्वेश्चन जानता है। उम्मीद करता हूं आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। देखो, बुक पढ़ना जरूरी है, वीडियो तुम जितनी भी देख लो, अगर तुम्हें रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो तुम्हें आए हुए क्वेश्चन भी तुमसे सही नहीं हो पाएंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो करना ना भूलें। आपको बता दूं कि यहां पर जीके जीएस से जुड़ी सारी जानकारियां, नई अपडेट्स, नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।